बच्चों, आज की क्लास में हम लोग किसी रिजिड रोटेटर दैट मॉलिक्यूल जहां एटम ए और एटम बी दो एटम कंसिडर किए हैं। एटम ए का मास m1, एटम बी का मास m2 तथा एटम ए और एटम बी के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो r इक्विलिब्रियम कंसिडर किया हुआ। बच्चों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ऐसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर दृढ़ घूर्णक नाम दिया था। इस दृढ़ घूर्णक का एक्सपोजर जब माइक्रोवेव द्वारा किया जाता है तब ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष रोटेशनल मोशन प्रोसीड करता है। बच्चों, मैं चलो इस पेन को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ये पेन एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है। ये जो कैप वाला पार्ट है वो एटम ए को इंडिकेट कर रहा है और ये जो पेन वाला पार्ट है वो एटम बी को इंडिकेट कर रहा है। बच्चों, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष जो रोटेशनल मोशन प्रोसीड करेगा, उस रोटेशनल मोशन की वजह से इस मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल एनर्जी होगी उसका जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो ये था कि E z बार इज इक्वल्स टू B z प्लस 1। बच्चों, ये जो एनर्जी निकल के आएगी इसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। बच्चों, इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये जो एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पर शो किया हमने, यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज मेंशन कर रखी है, एक B और एक Z। बच्चों, J इंडिकेट कर रहा है रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसका मान 0, 1, 2 या कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। बच्चों, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। बी इंडिकेट कर रहा है रोटेशनल कांस्टेंट को, गुणन स्थिरांक को। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है रोटेशनल कांस्टेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रोटेशनल कांस्टेंट B के ऊपर बेस्ड है कि B किस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, एनर्जी डिपेंड करती है B और J पर। J तो कोई इंटीजर वैल्यू होगी। B इक्वल्स टू है h प्लैंक का नियतांक अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। बच्चों, ये जो है B इन वैल्यूज पर डिपेंड करता है। B बच्चों, h प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। C वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। 8 खुद कांस्टेंट है ही। इट मींस D ये देन ये तीन वैल्यूज को कांस्टेंट हमने मेंशन कर रखी है। ये I के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूले में जो B दे रखा है वो B I के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों, I हमने पहले देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिपेंड करता है I इज इक्वल्स टू म्यू r का स्क्वायर, और म्यू बराबर होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। म्यू है सामान्यतः द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास।
रिड्यूस्ड मास। तो बच्चों आर, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस, ये आर, अगर रोटेटर रिजिड है, रिजिड रोटेटर दृढ़ घूर्णक है, तो आर कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आई डिपेंड करेगा म्यू पर, और म्यू डिपेंड करता है m1 m2 अपॉन m1 m2 प्लस m2। बच्चों म्यू के मान को चेंज किया जा सकता है। बच्चों हो सकता है हमने AB किसी कार्बन मोनोऑक्साइड को सेलेक्ट किया हो, इसको सेलेक्ट किया हो, C A को इंडिकेट कर रहा है, O B को। बच्चों हमने C के मास को चेंज किया है, मिस A के मास को चेंज किया है, ये m1 और ये m2, ये m1 और ये m2। बच्चों दोनों एग्जांपल से डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स के लिए हैं, केवल हमने कार्बन का आइसोटोप चेंज कर दिया है, यहाँ पर कार्बन 12 जबकि यहाँ पर कार्बन 14 एज ए आइसोटोप हमने सेलेक्ट करके और रिजिड रोटेटर बना लिए। एक बार तो इसको एज ए रिजिड रोटेटर इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों m1 का मान जो आएगा वो 12, तो यहाँ पर आपको 12 रखना पड़ेगा और यहाँ पर 12 रखना पड़ेगा, यहाँ 12 रखना पड़ेगा अगर हम इसको रिजिड रोटेटर के रूप में सेलेक्ट करते हैं। तो अगर इसको एज ए रिजिड रोटेटर दृढ़ घूर्णक इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ m1 की जगह को 14 रखना पड़ेगा। तो बच्चों दोनों जगह ये m1 m2 चेंज होगा, इस म्यू दोनों का अलग अलग आएगा। इस रिजिड रोटेटर के लिए म्यू का मान m1 m2 यहाँ से ये 16 और ये 16, तो यहाँ पर म्यू CO 12 का निकालेंगे तो आएगा 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16, और अगर बाय द वे हम लोगों ने CO 14 लिया है तो आएगा 14 इंटू 16 अपॉन 14 प्लस 16। तो बच्चों दोनों डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए म्यू का मान अलग अलग है। बच्चों म्यू का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा, म्यू का मान जिस एग्जांपल के लिए ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। म्यू की वैल्यू ज़्यादा आने पर आई का मान भी ज़्यादा होगा, और आई का मान अगर ज़्यादा है तो आई और बी एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। जिस रिजिड रोटेटर के लिए आई का मान ज़्यादा होगा बच्चों, उसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू कम होगी। तो बी का मान अगर कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने ये j बराबर 0, j बराबर 1, j बराबर 2, ये क्वांटम नंबर्स, अगर क्वांटम नंबर 0 होगी, यहाँ पर 0 रखेंगे तो रोटेशनल एनर्जी का मान आएगा 0। क्वांटम नंबर 1 रखेंगे तो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू आएगी 2b। क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 6b। बच्चों यहाँ से यहाँ तक के एग्जांपल्स को अगर हम लोग वाच करें तो पता लगता है कि किसी रोटेशनल लेवल की एनर्जी, किसी क्वांटम नंबर की एनर्जी डिपेंड करती है b के मान पर, b के मान पर। अगर b का मान ज़्यादा होगा तो उस क्वांटम नंबर की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, b अगर ज़्यादा होगा तो इस लेवल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो बच्चों b तो एंटी प्रोपोर्शनल है i के, अगर i का मान अधिक होगा तो b का मान तो कम होगा, और b का मान कम होगा तो ये जो गैप था, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है, ये स्पेस ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। बच्चों ये कम कब होगा, ये जो स्पेस था ये कम हो जाएगा, ये गैप जो था वो लगातार कम होता जाएगा। तो गैप का कम होना तो b पर डिपेंड कर रहा है, b अगर कम होगा तो गैप भी कम हो जाएगा, और b का मान अगर ज़्यादा आएगा तो गैप भी ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि किसी रोटेशनल क्वांटम नंबर की एनर्जी जो थी वो b पर डिपेंड करती है, b डिपेंड करता है i पर, i डिपेंड करता है म्यू r स्क्वायर पर, और म्यू डिपेंड करता है मासेस पर। तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे इतना ही समझाना था आपको
कि ये जो रोटेशनल क्वांटम नंबर्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी का लेवल कितना होगा, लेवल एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो एनर्जी का मान ज़्यादा होना या एनर्जी का मान कम होना वो डिपेंड करता है रोटेशनल क्वांटम नंबर के, सॉरी ये जो क्वांटम नंबर है रोटेशनल क्वांटम नंबर है इसके साथ साथ इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है बी के मान पर डिपेंड करता है। तो बी का मान ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी और बी का मान ही अगर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमको ये देखना था कि क्या किसी रिजिड रोटेटर के मास को चेंज करने पर रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स की वैल्यू चेंज करती है क्या। तो पता लगा रिड्यूस्ड मास की वैल्यू बढ़ाने पर आई बढ़ेगा, आई के मान के बढ़ने पर बी का मान कम होगा और बी का मान कम होने पर ये गैप कम हो जाएगा। और बच्चों अगर इसका मान ही कम कर दिया जाए तो आई भी कम हो जाएगा और आई का मान कम कर दिया जाए तो बी ज़्यादा होगा और बी ज़्यादा होगा तो स्पेस बिटवीन रोटेशनल क्वांटम नंबर भी ज़्यादा होगा। तो इस स्पेस को हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं और इसको हम अधिक भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस स्पेस को, ये जो स्पेस है ये वाला स्पेस है, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए हमको बी के मान को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमारा रोटेटर रिजिड है, वैसे दो ऑप्शन थे, हम म्यू को चेंज करके भी इसको चेंज कर सकते थे और आर को चेंज करके भी इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने लिखा है रिजिड रोटेटर के लिए निकाल रहे हैं बी का मान, रोटेशनल कांस्टेंट का मान बी के लिए निकाल रहे हैं, रिजिड रोटेटर के लिए निकाल रहे हैं, तो रिजिड के केस में तो आर का कांस्टेंट हो ही गया ना, आर डी कांस्टेंट को तो म्यू चेंज कर सकते हैं, रिजिड रोटेटर ही चेंज कर सकते हैं और रिजिड रोटेटर चेंज करने का मतलब हम इनके मासेस को चेंज कर सकते हैं। तो आइसोटोप कार्बन का भी हो सकता है, आइसोटोप ऑक्सीजन का भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने बी के मान को चेंज करके और इन जो रोटेशनल क्वांटम नंबर्स हैं इनके बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा किया। आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर की वैल्यू को चेंज करेंगे। में से अब की बार ये रोटेटर रिजिड नहीं रहेगा, अब इसकी लेंथ को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं और लेंथ को अगर कम ज़्यादा कर सकते हैं तो आर भी चेंज करेगा और आर के चेंज करने पर ये लेवल्स जो थे इनके बीच का जो स्पेस है वो किस तरीके से कम या ज़्यादा होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों रिजिड रोटेटर के रिगार्डिंग हमने रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज को इस तरीके से देखा।